अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब अली, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीसी मोटर। इससे पहले हम एसी और डीसी जनरेटर को डिस्कस कर चुके हैं। एसी जनरेटर, एसी मोटर, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर। जनाब कंस्ट्रक्शन एक जैसी ही है। जनाब जनरेटर और मोटर में फ़र्क क्या है? जनरेटर जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है जनाब? ये ईएमएफ जनरेट करता है, करंट जनरेट करके आपको देता है। एसी जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है, डीसी जनरेटर डायरेक्ट करंट जनरेट करता है। तो जनरेटर को हम घुमाते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, यानी वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जबकि जो मोटर है इसे हम करंट देते हैं तो ये घूमती है, यानी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जनरेटर एंड मोटर। एक फ़र्क तो ये है कि जनरेटर ने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जबकि मोटर ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, एक फ़र्क। दूसरा, जनरेटर को हमें घुमाना पड़ेगा, मोटर को हमें बैटरी के साथ सोर्स ऑफ करंट के साथ लगाना पड़ेगा ताकि वो घूम सके। दूसरा फ़र्क ये। तीसरा भी ज़रा बाद में लेक्चर के दौरान आपको पता चल जाएगा। तो जनाब, जो आपके घर में एसी पंखा है छत पे लगा हुआ या पेडिस्टल फैन है, वो जो एसी पंखा है वो उसे आप करंट देते हैं तो वो घूमता है। आप उसे सर्किट से बाहर निकालें, घुमाएं तो वो आपको करंट देगा, अल्टरनेटिंग करंट देगा। सो इज द केस विद डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर। तो जनाब डीसी मोटर डायग्राम आप बोर्ड पे बनी हुई देख रहे हैं, सिर्फ एंगल का आज फर्क डाला है जरा टेस्ट चेंज करने के लिए। वैसे ये देखने में डीसी जनरेटर वाले लेक्चर में भी, उस वीडियो में भी हमने इसी से मिलती जुलती सूरत हाल बनाई थी। वही मॉडल जो आपको वहां दिखाया था स्प्लिट रिंग वाला, वही यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है। देखें जनाब क्या सूरत हाल बनेगी। मैं अपनी सहूलत के लिए और आपको समझाने के लिए कलर चेंज कर दिया करता हूँ, लेकिन आप जब पेपर पे काम कर रहे होंगे तो अगर आपके पास डिफरेंट कलर की पेंसिल्स नहीं हैं तो आप मार्कर और बॉल पेन या मार्कर और पेंसिल, लेड पेंसिल और बॉल पेन करके, या एक तरफ वाली लाइन आप सॉलिड लाइन लगा दीजिए, दूसरी तरफ वाली डॉटेड लाइन लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा। तो जनाब हम शुरू करते हैं काम। हमारे पास सोर्स ऑफ करंट है जी, बैटरी लगी हुई है मोटर को करंट देने के लिए। स्विच हम यूं ही ऑन करेंगे, स्प्लिट रिंग है, कार्बन ब्रश है, और ये फिलहाल सिंगल टर्न वाली कॉइल है, लूप कह लीजिए आप इसे। तो ये देखें जनाब, ऐसे करके है जी। ये स्प्लिट रिंग के साथ कार्बन ब्रश लगे हुए हैं, हम इसे एक बैटरी के साथ करंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जनरेटर में आप जनरेटर को लोड से कनेक्ट करते हैं ताकि वो रोशनी दे सके या लोड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर सके, जबकि यहाँ पे आपने बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। अच्छा चलें, तो जनाब होगा ये कि जब आप इस सेटअप को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो आप देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आएगा, चार्ज कैरियर आएंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे। इस ब्लैक वाली साइड में करंट होगा ऐसे, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट होगा रेड वाली साइड से। आप ये ख्याल रखें कि इस ब्लैक वाले स्प्लिट रिंग में करंट एंटर होगा, इस कार्बन ब्रश से करंट एंटर होगा और इसमें से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे जब करंट गुजरेगा तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इस पर फोर्स अमल करेगी। कौन सी? IL क्रॉस B वाली फोर्स लगेगी राइट हैंड पाम रूल से। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट यानी कंडक्टर की लेंथ की डायरेक्शन, और हथेली की सिमत में लगेगी फोर्स। तो जनाब यहाँ से करंट है इधर को ऐसे करके, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे करके, और फोर्स लगेगी यहाँ से बाहर से अंदर को। नतीजा क्या होगा जी कि ये वाली साइड एक घूमेगी कैसे, ऐसे करके। तो इस वाली साइड में क्या है जनाब, करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो फोर्स लगेगी बाहर को। तो आप देखेंगे इस ब्लैक वाली साइड पे फोर्स लगेगी अंदर को, रेड वाली साइड पे फोर्स लगेगी बाहर को, और ये ऐसे करके घूम जाएंगी। और घूम के जब ये आधा चक्कर पूरा करके ऐसे आएंगी तो फिर ये सिचुएशन बन जाएगी। अब जितनी देर में कॉइल आधा चक्कर पूरा करेगी उतनी देर में इस ब्लैक वाले स्प्लिट रिंग का कनेक्शन इस कार्बन ब्रश से टूट जाएगा और इधर वाले कार्बन ब्रश के साथ जुड़ जाएगा, और रेड वाले स्प्लिट रिंग का कनेक्शन इस वाले कार्बन ब्रश से टूट के इधर वाले के साथ जुड़ जाएगा। नतीजा क्या होगा, पहले रेड वाला इधर था, अब रेड वाला इधर आ गया, ब्लैक वाला इधर था, ब्लैक वाला इधर चला गया। अब जो इधर आएगा, जो स्प्लिट रिंग इधर आएगा वो इस कार्बन ब्रश के साथ जुड़ गया है और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ जाएगा।
अब जब ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ेगा तो यहां से चार्ज कैरी करंट जाएगा ऐसे, अब रेड वाले में एंटर होगा, पहले ब्लैक वाले में एंटर हो रहा था, अब इसकी जगह पे रेड वाला आ गया, यहां पे एंटर होगा, इधर को जाएगा, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फोर्स लगेगी ऐसे, नतीजा क्या होगा जी कि ये फिर से यहां से ऐसे चक्कर पूरा हो गया, ये घूमने लग जाएगी, कॉइल रोटेट करने लग जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और ये सारा काम इस कम्यूटेटर की वजह से हो रहा है। अगर ये अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे, अगर ये हमेशा इसी कार्बन ब्रश के साथ रहे जैसा कि स्लिपरिंग करता है एसी जनरेटर और एसी मोटर में, तो फिर इसमें से करंट की डायरेक्शन, यहाँ पे डीसी सोर्स हो तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी, फिर यहाँ पे वो कॉइल घूमने की बजाय ऑसिलेट करती रहेगी। अब होता ये है कि जब ये कॉइल एक सिरे तरफ से दूसरी तरफ जाती है उतनी देर में इसका ताल्लुक भी एक कार्बन ब्रश से टूट के दूसरे कार्बन ब्रश के साथ जुड़ जाता है। तो पहले जिस साइड पर अंदर को फोर्स लग रही थी, इस ब्लैक वाली को देखें, फिर इस पर फोर्स लगने लग जाती है बाहर को। नतीजा क्या होता है जी कि ये घूमने लग जाती है, ये रोटेट करने लग जाती है। लो जनाब, ये घूमती जाएगी तो ये मोटर बन गई, डीसी सोर्स है तो डीसी मोटर बन गई। अगर यहाँ पे एसी सोर्स है तो जो कम्यूटेटर का काम है, कम्यूटेटर का काम क्या है कि इसको एक कॉइल की एक साइड का ताल्लुक एक कार्बन ब्रश से तोड़ के दूसरे के साथ जोड़ देना है ताकि कॉइल में रोटेशन बरकरार रहे। अगर आप यहाँ पे डीसी की बजाय एसी सोर्स करेंगे फिर ये काम करेगा वो वाला, तो फिर आपको यहाँ पे कनेक्शन रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, फिर करंट ही अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा। तो फिर आप यहाँ पे स्लिप रिंग लगाएंगे, वो एसी मोटर बन जाएगी। तो डीसी मोटर में डीसी सोर्स है, कम्यूटेटर लगाया जाएगा जो कि जब कॉइल अपना चक्कर आधा पूरा करेगी ये भी अपना कनेक्शन चेंज कर लेगा, जिसकी वजह से रोटेशन सेम डायरेक्शन में, टार्क सेम डायरेक्शन में अमल करता रहेगा। लेकिन इसमें एक कबाहत है छोटी सी कि वो वक्त, वो इंटरवल, वो लम्हा जब के देखिए यहाँ पे ऐसे करके था ना, ये देखिए जब कॉइल यहाँ पे आएगी, अब कार्बन ब्रश तो है जनाब यहाँ पे, तो एक कार्बन ब्रश से कनेक्शन टूट गया, दूसरे के साथ अभी नहीं जुड़ा, बीच में एक लम्हा आएगा ऐसा जबकि किसी भी स्प्लिटरिंग का ताल्लुक किसी भी कार्बन ब्रश के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा। नतीजा क्या होगा, बैटरी से कनेक्शन कट ऑफ हो जाएगा, करंट गुजरना बंद हो जाएगा, टार्क मिलना बंद हो जाएगा, तो रोटेशन थोड़ी सी जर्क लेगी, रोटेशन थोड़ी सी स्लो हो जाएगी ऑब्वियसली। बिल्कुल वैसे जैसे साइकिल में वो लम्हा जब एक पैडल बिल्कुल नीचे दूसरा पैडल बिल्कुल ऊपर, उस वक्त टेक्निकली फोर्स अमल नहीं कर रही होती, जब वो अपने रोटेशनल इनर्शिया की वजह से थोड़ा आगे जाता है फिर टार्क अमल करने लगता है, फिर फोर्स अमल करने लगती है। तो वो वक्त जबकि दोनों का कनेक्शन कट ऑफ हो चुका होगा, उस वक्त कोई भी फोर्स अमल नहीं करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि उस वक्त टार्क अमल नहीं करेगा, फोर्स अमल नहीं करेगी, क्योंकि बैटरी से कनेक्शन कट ऑफ हो चुका है। इस मसले के हल के लिए क्या करते हैं, वो इंटरवल मिनिमाइज किया जाता है, नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा की जाती हैं, स्प्लिटरिंग का साइज छोटा किया जाता है, और साथ में एडिशनल कैपेसिटर ऐड किया जाता है ताकि उस वक्त जो एनर्जी बैटरी से नहीं मिल रही तो कॉइल को वो फिर कैपेसिटर धक्का मारे अपनी एनर्जी जो उसने स्टोर की हुई है, तो वहां से फिर ये रोटेशन इसकी स्मूथ की जा सके। एक बात। दूसरी बात ये कि मैग्नेट का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना। मोटर में चूंकि करंट तो हमने देना होता है बैटरी से, तो परमानेंट मैग्नेट की बजाय हम कॉइल्स इस्तेमाल कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी इस्तेमाल कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी इसमें दो तरह की कॉइल्स हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि हो सकती हैं कि मोटर में, डीसी मोटर में या इवन एसी मोटर में भी, कि दो तरह की कॉइल्स हो सकती हैं। एक कॉइल है आर्मेचर कॉइल्स। कौन सी? आर्मेचर कॉइल्स। आर्मेचर कॉइल्स का काम क्या है, ये रोटेट करना। यहां पे जो एक सिंगल लूप की बजाय आप नंबर ऑफ टर्न ज्यादा करेंगे, कॉइल बन जाएगी, फिर आप आयरन कोर के ऊपर कई सारी कॉइल्स वाइंड करेंगे, वो बन जाएगा आर्मेचर। आर्मेचर कॉइल्स का काम क्या है, करंट मिलने पे रोटेट करना, घूमना। और दूसरी कॉइल्स कहलाती हैं जनाब फील्ड कॉइल्स। फील्ड कॉइल्स क्या करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती हैं। याद रखें, जनरेटर में फील्ड कॉइल इस्तेमाल नहीं होती। क्यों? जनरेटर से तो आपने करंट लेना है, जब आपने करंट लेना, करंट देने के लिए तो आपके पास है ही नहीं, या तो जो आपको करंट दिया
लिया गया है आपने, उसी का कुछ हिस्सा फीड करें, फिर भी इनिशियलाइज करने के लिए देना पड़ेगा। जो बैटरी से आप अलग से देंगे उसमें ज़रा मुश्किल काम है। मोटर में आपने करंट तो देना ही है किसी न किसी सोर्स से, तो आर्मेचर कॉइल को करंट देना है, फील्ड कॉइल्स को भी दे लीजिए। तो मोटर में देयर इज पॉसिबल कि दो तरह की कॉइल्स हो, आर्मेचर कॉइल्स और फील्ड कॉइल्स। आर्मेचर कॉइल का काम क्या है? घूमना, करंट मिलने पे टार्क अमल करना, रोटेट करना। फील्ड कॉइल्स का काम क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती हैं। इनका फायदा ये है कि करंट कम या ज़्यादा करके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये चूंकि एक ही सोर्स के साथ लगी हुई होती हैं तो आपस में सीरीज में भी हो सकती हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं, जैसा कंस्ट्रक्शन करने वाले मुनासिब समझे। तो ये है जनाब डीसी मोटर। अभी मैं आपको एक रियल में डीसी मोटर चेक कराता हूं। उसमें कार्बन ब्रश भी आप देखिए, कार्बन ब्रश भी देखिएगा, आर्मेचर भी, फील्ड कॉइल्स भी, उसको रोटेट करके भी दिखाया जाएगा। तो जनाब आइए अब हम आपको मोटर की तरफ लिए चलते हैं जिसमें आपको रियल एक डीसी मोटर दिखाई जाएगी, उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह। जी तो ये जनाब ये देखिए, ये है जी डीसी मोटर। इसमें ये जो शय घूम रही है ये है इसका आर्मेचर। और अगर आप इसको यहाँ पे देखें, मैं ज़रा फोकस इसका सेट करता हूँ तो ये देखें, ये यहाँ पे ये जो है जनाब ये इसकी कॉइल्स हैं। ये हमने जो देखी हुई है ना, हमने जो लिटरेचर में पढ़ा हुआ ये डिस्कस किया, उसमें ये एक टर्न होती है। और आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ टर्न, मैं ज़रा इसका फोकस सेट कर लूँ, इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स एक कॉइल में बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारी नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा करके एक कॉइल बनती है। फिर ये बहुत सारी कॉइल्स हैं कि ये कॉइल है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, पाँचवीं, बहुत सारी कॉइल्स हैं। और हमने जो स्प्लिट रिंग देखे हुए हैं वो भी हमने एक पेयर देखा है रिंग्स का। यहाँ पे आप देखें, ये जो हमने आधा चक्कर देखा है ना, वो आधा जो दो डी बनाते हैं, दो स्प्लिट रिंग बनाते हैं, उनमें से एक अब सिर्फ इतना हिस्सा है, ये वाला हिस्सा सिर्फ इतना है बस। ये एक और है, ये एक और है। हर एक कॉइल के हिस्से में दो स्प्लिट रिंग आते हैं। तो अगर ये 10 कॉइल्स हैं तो ये 20 स्प्लिट रिंग होंगे जिनसे मिलके ये पूरा सर्कल बनेगा, पूरा चक्कर बनेगा। और ये कॉइल देखे सॉफ्ट आयरन पे लपेटी हुई हैं। और अगर आप ज़रा गौर से देख सकें, आपको ये लकीरें सी नज़र आती हैं, ये पत्रियां हैं। ये क्यों स्ट्रिप्स की शक्ल में क्यों हैं, ये हम ट्रांसफार्मर वाली वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह कि ये स्ट्रिप की शक्ल में क्यों हैं। ये भी एक बड़ी ख़ास वजह होती है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट वजह होती है। बहरहाल ये आगे आने वाले लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। तो इसमें आप देखें, ये आर्मेचर घूम रहा है, स्प्लिट रिंग है। ये दो साइडों पर दो होते हैं जनाब कार्बन ब्रश। ये मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये वाली साइड देखिए, यहाँ पर ये वायर है, ये कनेक्टिंग लीड है, ये स्प्रिंग है जो कार्बन ब्रश को धक्का लगा के रखता है। मैं इसको निकालता हूँ यहाँ से और ये देखिए जनाब, ये है निकलेगा इसमें से कार्बन ब्रश। ये कार्बन ब्रश है। ये अगर आप देख सकें तो ये देखिए निशान लगेगा लेड पेंसिल की तरह। ये कच्ची पेंसिल वाला ही है, ग्रेफाइट से बना हुआ है। ये यहाँ पे इसकी ये घिसा हुआ है, पुरानी मोटर है, अब ये वर्किंग ऑर्डर में नहीं है इसलिए मैंने रखी हुई दिखाने के लिए। तो ये यहाँ पे इसमें डाल देंगे। इस कार्बन ब्रश का कनेक्शन होगा इस स्प्रिंग के साथ जो उसको धकेलेगा और इसका ताल्लुक होगा एक्सटर्नल सर्किट के साथ। ये दूसरी तरफ से आप देखिए, इसमें कार्बन ब्रश था अल्लाह बख्शे जब था। तो जनाब ये इसमें मैग्नेट होता, ये होना चाहिए मैग्नेट, लेकिन इसमें परमानेंट मैग्नेट की बजाय इसमें इस्तेमाल होती हैं कॉइल्स। तो आप ये देखें, ये हैं इसकी फील्ड कॉइल्स। ये कॉइल्स मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती हैं। इसमें से ये करंट गुजरेगा ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड जब ऐसे होगा तो इनमें से एक बनेगा नॉर्थ पोल और दूसरा बनेगा साउथ पोल। ये मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर आप इसको ऐसे देखें, यहाँ पे देखें, इसको कनकेव किया हुआ है ताकि रोटेशन में इसको सिमेट्री मिल सके, स्मूथनेस मिल सके। हर वक्त कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, टार्क तक का मैक्सिमम मिल सके, तो रनिंग बेहतर हो सके, रनिंग स्मूथ हो सके, तो वो जो रिपल्स बनते हैं वो ना बने, रिपल फैक्टर मिनिमाइज किया जा सके। तो आप देखें इसको यहाँ पे और यहाँ पे बैरिंग है जिसके ज़रिए ये कनेक्टेड है और रनिंग स्मूथ करने के लिए लॉजिक को घूम रही है मोटर। ठीक है जी। तो ऐसे जनाब जनरेटर भी आपको दिखाते हैं कि छोटा सा। तो ये देखिए जनाब, ये वैसे ही मोटर और जनरेटर, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मोटर और जनरेटर को आप एक की जगह पे दूसरे को इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं कि मोटर को करंट देंगे तो वो घूमेगी और जनरेटर को घुमाएंगे तो वो करंट पैदा करके देगा आपको। तो ये देखें, ये एक लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी है, बल्ब कह लीजिए छोटा, जिसके साथ कनेक्ट किया है। अब हम इसको घुमाएंगे तो ये बिजली पैदा करेगी और ये लाइट रोशन होगी। देखें, लो जनाब, देखिए लाइट नज़र आ रही है आपको, लो जनाब। ये जनरेटर है जनाब,
जो काम कर रहा है, और ये डीसी है। डीसी, उसी डीसी मोटर को करंट देंगे तो वो घूमेगी, और इसी को आप घुमाएंगे तो ये करंट पैदा करेगी। लो जनाब अली, आज हमने आपको प्रैक्टिकली भी थोड़ी सी मोटर भी दिखा दी और जनरेटर की वर्किंग भी दिखा दी। डीसी जनरेटर आपके मोटरसाइकिल में लगा होता है, गाड़ियों में लगा होता है। तो जनाब अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब अली, हमने जनरेटर में डिस्कस किया बैक मोटर इफ़ेक्ट। अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ ही था वो। क्या था वो कि जब आप जनरेटर को घुमाने की कोशिश करते हैं तो उसमें उल्टी सिमत से एक और इफ़ेक्ट पैदा हो जाता है जो उसको उल्टी सिमत में रोटेट कराने की कोशिश करता है। तो आप जनरेटर को घुमाते हैं तो उल्टी सिमत में एक इफ़ेक्ट पैदा हो जाता है, यानी वो उल्टी सिमत में घूमने की कोशिश करता है। तो उल्टा घूमने की कोशिश, बैक मोटर इफ़ेक्ट। मोटर घूमती है जब आप उसे करंट देते हैं तो घूमने वाला असर, मोटर वाला असर जनरेटर में पैदा हो जाता है। अब मोटर में है बैक ईएमएफ इफ़ेक्ट। मोटर को आप क्या करते हैं, आप करंट देते हैं, वो घूमती है। तो जब आपने करंट देना है उसकी मुखालफत में पैदा होगा कौन, कोई करंट। किस वजह से, ईएमएफ की वजह से। अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ ही अपोज किया जाएगा तो बैक ईएमएफ पैदा होती है। ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो कि मोटर में होती है। कैसे होता ये है जनाब, ये आपके पास एक कॉइल है जिसे आपने घुमाना है मैग्नेटिक फील्ड में। जनाब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। आप कॉइल को रोटेट करते हैं। देखिए जब आप करंट देते हैं, करंट की वजह से टार्क अमल करता है, कॉइल रोटेट करने लग गई। अब जब ये कॉइल रोटेट करती है तो कॉइल यहाँ पे है तो इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद यानी मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है। और जब आप इसको घुमा के यहाँ पे करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। मतलब जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट करती है तो इसमें से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आती है। और मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आती है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी, इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। कौन सी होगी जी, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी जो अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ अपोज करेगी उस वजह को जिसकी वजह से ये पैदा हो रही है। किस वजह से पैदा हो रही है, कॉइल के घूमने की वजह से पैदा हो रही है। कॉइल किस वजह से घूम रही है, जो बैटरी से आप वोल्टेज दे रहे हैं, करंट मिल रहा है तो उस करंट को अपोज करेगा इंड्यूस्ड करंट, उस वोल्टेज को अपोज करेगी इंड्यूस्ड ईएमएफ, अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करेगी इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये उस अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट होगी। आपका चूंकि वो डीसी सोर्स है अगर, तो ये उसको हमेशा अपोज करती रहेगी। तो नेट वोल्टेज कितने मैयर होंगे, टोटल वोल्टेज कितने मैयर होंगे, इन दोनों का डिफरेंस। नेट वोल्टेज जो इस टोटल वोल्टेज जो इस कॉइल के अक्रॉस अपीयर होंगे V = IR। तो ये नेट करंट या टोटल करंट है, R इसकी रेजिस्टेंस है, अप्लाइड वोल्टेज माइनस ईएमएफ। ओके जी जनाब, आपने ऑब्जर्व किया होगा एक, हम चूँकि मैं गांव में रहता हूं और हमारे यहाँ अब एनर्जी सेवर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो किसी ज़माने में वो फिलामेंट वाले बल्ब इस्तेमाल होते थे, शहरों में भी ज़्यादातर वही इस्तेमाल होते थे। पानी वाली मोटर चलाएं ना जी, लाल पंप, एक दफ़ा साथ में लगे हुए बल्ब डिम हो जाते हैं। बिल्कुल वो स्टार्टिंग पे करंट ज़्यादा लेती है वो मोटर। आप एक दफ़ा एसी चलाएं, जब एसी स्टार्ट होता है एक दफ़ा जनरेटर की तबीयत ख़राब हो जाती है। वजह क्योंकि एसी स्टार्ट होते होते, मैं इन्वर्टर वाले एसी की नहीं, सिंपल एसी की बात कर रहा हूँ। आजकल तो इन्वर्टर वाले आते हैं, उनका सिस्टम और होता है। तो जनाब जब वो सिंपल एसी स्टार्ट लेता है तो एक दफ़ा जनरेटर की तबीयत ख़राब हो जाती है। वो चलते ऐसे करके तो अच्छी बड़ी तबीयत उसकी ख़राब हो जाती है। क्यों, वजह यह है कि उसका टार्क लोड ज़्यादा है, स्टार्टिंग लोड ज़्यादा है, स्टार्टिंग पे करंट ज़्यादा लेती है मोटर। फ्रिज के साथ भी यही है, जब फ्रिज रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर वो मोटर है उसमें वो स्टार्ट लेती है, स्टार्टिंग के वक्त वो करंट ज़्यादा लेता है। वजह क्या है, वजह ये है जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ है। होगा क्या, देखें जी, शुरू में आपने स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन करते ही कॉइल घूमने लग गई, कॉइल रोटेट करने लग गई। अब शुरू में क्या है, स्विच ऑन करते ही कॉइल आहिस्ता आहिस्ता रोटेट कर रही है। जब कॉइल आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करेगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कम है तो ईएमएफ भी कम इंड्यूस होगी। जब कम ईएमएफ इंड्यूस होगी, इसमें से माइनस होने वाली रकम थोड़ी होगी, तो जवाब आएगा ज़्यादा।
एट स्टार्टिंग पे क्या है जनाब, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कॉइल की वो लो है, कम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इज वेरी मच लेस, ये कम है। इसका मतलब है ईएमएफ इज लो, ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है वो कम है, तो जिसके नतीजे में आई आर की वैल्यू ज़्यादा है। आर तो कॉइल की रेजिस्टेंस है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी। आई की वैल्यू ज़्यादा होगी। स्टार्टिंग पे करंट जो टोटल करंट है या नेट करंट है, सॉरी ये हाई होगा, क्योंकि इसमें से माइनस होने वाली वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो गई, तो स्टार्टिंग पे करंट ज़्यादा होगा। स्टार्टिंग के टाइम पे मोटर करंट ज़्यादा लेगी, स्टार्टिंग के टाइम पे मोटर करंट ज़्यादा लेगी। अब वो स्टार्टिंग के टाइम पे करंट ज़्यादा लेगी, लेकिन जब स्टार्ट हो गई आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा हो गया, क्योंकि कॉइल की रोटेशन तेज़ हो गई। अब जब कॉइल की रोटेशन तेज़ हो गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा हो गया, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा हो गई। व्हेन मोटर रोटेट्स विद फुल स्पीड, जब वही मोटर फुल स्पीड से रोटेट करने लग गई, तो ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है। इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, ये भी हाई है। इसका मतलब है इंड्यूस्ड ईएमएफ भी हाई है। तो इस इक्वेशन में देखें, यहाँ से माइनस होने वाली वैल्यू ज़्यादा हो गई, जवाब क्या हो गया, कम हो गया। आई आर का कम हो गया, नेट वोल्टेज कम हो गया, रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रही, तो करंट थ्रू द कॉइल, करंट थ्रू द कॉइल क्या हो गया जी, लेस हो गया। तो फुल स्पीड से जब मोटर घूमने लग गई तो वो करंट कम लेने लग जाएगी। स्टार्टिंग पे करंट ज़्यादा लेगी, जब फुल स्पीड पे रोटेट करेगी वो थोड़ा करंट लेगी। तो जब एक दफ़ा वो एसी स्टार्ट हो जाता है, फ्रिज स्टार्ट हो जाती है, मोटर स्टार्ट हो जाती है, उस वक्त जनरेटर भी सुकून से ज़रा चलने लग जाता है। तो अगर आप एम्पेयर मीटर लगा के देखें, एम मीटर लगा के देखें, तो स्टार्टिंग पे टाइम पे करंट ज़्यादा होगा, और जब मोटर फुल स्पीड से रोटेट करेगी फिर करंट कम हो जाएगा। ये इसकी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से है। और कहते जी ओवरलोडिंग होगी कई दफ़ा मोटर। हमारे यहाँ आजकल जो गांव में चारा कुतरने के लिए, जानवरों के लिए, भैंसों वगैरह के लिए चारा कुतरने के लिए मशीन इस्तेमाल होती है, उसके साथ आजकल मोटर लगाते हैं। फ़र्ज़ करें जैसे चारा कुतरने वाली मशीन है, या आपके घर में पानी वाला पंप है, लाल पंप, वो चल रहा है, तो स्टार्टिंग पे करंट ज़्यादा लिया, थोड़ी देर के लिए करंट ज़्यादा लिया, ये 1 सेकंड से भी कम वक्त के लिए करंट होगा। आमतौर पे जो घर में लाल पंप है वो स्टार्टिंग के वक्त 7 से 8 एम्पेयर तक करंट लेता है। जब फिर वो नॉर्मल स्पीड से रोटेट करने लग जाता है, फिर वो 3 से 5 एम्पेयर के दरमियान, डिपेंड्स अपॉन इट्स कैपेसिटी, सिचुएशन, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, क्वालिटी, इतना करंट लेगा। अच्छा, अब चलते चलते क्या हुआ जी, हमने चारा उसमें लगाई जा रहे हैं, चलते चलते उसमें कोई ऐसी शय आ गई जिसे कुतरना उसके ब्लेड के लिए मुश्किल है, तो क्या हुआ जी, वो वहाँ पे आगे फंस गया, या ओवरलोडिंग कर दिया, आपने चारा ज़्यादा लगा दिया, या वो लाल पंप चलते चलते उसमें उसका बैरिंग टूट गया, या उसमें कोई ऐसी शय फंस गई जिससे मोटर को घूमना मुश्किल हो गया। तो जब घूमना मुश्किल हुआ, क्या हुआ, मोटर स्लो डाउन हो जाएगी। स्लो डाउन तब होगी जब वो ओवरलोड होगी। तो व्हेन मोटर इज ओवरलोडेड, जब ओवरलोड होगी उसकी रोटेशन स्लो हो जाएगी। रोटेशन स्लो होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कम हो जाएगी, माइनस होने वाली वैल्यू कम हो जाएगी, जवाब ज़्यादा हो जाएगा। जो ही मोटर स्लो होगी वो ज़्यादा करंट लेने लग जाएगी। वो क्या करेगी, ज़्यादा करंट ज़्यादा लेने लग जाएगी। अब उससे नुकसान क्या होगा, नॉर्मल सर्कमस्टांस में तो आप मोटर का स्विच ऑन करते हैं, थोड़ी ही देर के लिए उसने करंट ज़्यादा लेना है, बाद में नॉर्मल करंट पे, लेस करंट पे, थोड़े करंट पे वो आ जाएगी। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। थोड़ी देर के लिए करंट ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। थोड़ी देर के लिए करंट ज़्यादा होना है, फिर कम हो जाना है। लेकिन अब जब के मोटर स्लो डाउन हो गई है और वो चलते चलते ऐसे करके करने लग गई है, घूमना उसका मुश्किल हो गया, रोटेशन स्लो हो गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो गई, करंट ज़्यादा लेने लग गई है। तो जब करंट ज़्यादा होगा तो उसका हीटिंग इफेक्ट भी सामने आएगा। अब होता ये है कि आम तौर पे हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे आप चारा कुतर रहे हैं या लाल पंप चल रहा है पानी वाला, तो जनाब वो जैसे ही कोई मसला होता है, मोटर की आवाज़ चेंज होती है, आपके कान खड़े हो जाते हैं कि अब मोटर ज़रा स्लो हो गई है, मोटर ओवरलोड हो गई है, कहते भज्जो भज्जो मोटर सड़ जानी, स्विच बंद कर दो।
अंदाज़ा कैसे होता है? मोटर की आवाज़ से या जो बाकी एनर्जी से। वो एलईडी वाले बल्ब आजकल ज़रा कम डिम होते महसूस होते हैं, क्योंकि लो वोल्टेज पे भी ऑपरेट होते रहते हैं। वो साथ वाला लगा हुआ बल्ब जो घर में बाकी अप्लायंसेस हैं, वो इसलिए बल्ब फिलामेंट वाले बल्ब से ये फिनोमेनन ज़्यादा क्लियर होता है, ज़्यादा वाज़ेह होता है। वो डिम क्यों होता है? क्योंकि अब वो मोटर ज़्यादा करंट लेने लग गई, वो ज़्यादा करंट लेने लग गई, इस बेचारे के लिए थोड़ा बच्चा ये डिम हो गया। तो जो ही ऐसी सिचुएशन होती है कि बल्ब डिम होता है, मोटर की आवाज़ चेंज होती है, आप दौड़ के मोटर का स्विच बंद कर देते कि सड़ ना जाए। वो सड़ क्यों जाती है? कि जब वो स्लो हो जाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गया, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो गई, अब वो नॉर्मल से ज़्यादा करंट लेगी। अब वो करंट का अब जितनी देर तक वो स्लो है, अगर आपने स्विच ऑफ ना किया तो और तो कोई मसला नहीं, लेकिन वो करंट ज़्यादा लेती जाएगी। तो बिजली का नुकसान तो आपका जो है सो है, लेकिन जब वो करंट नॉर्मल से ज़्यादा लेगी तो उसका हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। एक तो करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट, दूसरा आप देखें हर मोटर के साथ दूसरी साइड पे पंखा लगा होता है जो उसको हवा धकेलता है, ठंडा करता है। वो हवा पंखा, मोटर नहीं घूमेगी, पंखा नहीं घूमेगा, उसको हवा नहीं मिलेगी, तो उस वजह से भी वो गर्म होगी। तो वो गर्म हो के एक तो जो इसकी क्वाइल्स हैं, क्वाइल्स के ऊपर जो इंसुलेशन का मटेरियल होता है, वार्निश या पॉलिश जिसे कहते हैं आमतौर पे, वो फ्लेमेबल मटेरियल होता है, गर्म होकर उसे आग लग सकती है। फिर मजीद इंसुलेशन के लिए पेपर टाइप मटेरियल रखा होता है, उसे आग लग सकती है। तो क्या हुआ जी? मोटर सड़ गई, धुआं मार गई, वो बकाया धुआं निकलेगा, वो सारे मोहल्ले स्मेल फैल जाएगी जनाब, जलने की बू आने शुरू होगी कि है जी सड़ गई मोटर, तारा नवियाँ पवा लो। कापर वायर्स की रेजिस्टेंस भी मुतासर होती है, जब वो एक दफ़ा हीटअप हो जाती हैं, परमानेंट रेजिस्टेंस में फ़र्क आता है। और चूंकि इंसुलेशन सारी ख़राब हो गई तो अब वो तारें यूजलेस हैं, वो तोल के बेचेंगे जनाब आप, और कोई उनका यूज़ नहीं है। आप कहते कि है जी मोटर बना ले आओ, मतलब ये कि अब दोबारा से वाइंड करना पड़ेगी आपको। तो जनाब ओवरलोड होके मोटर बर्न आउट हो जाती है। क्यों? इस सवाल का जवाब भी हो गया। तो आज के लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि मोटर स्टार्टिंग के टाइम पे करंट क्यों ज़्यादा लेती है, नॉर्मल स्पीड पे रोटेट करते हुए करंट उसका थोड़ा क्यों हो जाता है, और जब वो चलते चलते स्लो हो जाए, ओवरलोड हो जाए, तब वो बर्न आउट क्यों हो जाती है। तो जनाब ये हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। अगली वीडियो में कुछ और करेंगे। तब तक के लिए प्रोफेसर नुमान वज़ीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी।